आज हम बात करेंगे चाव चाव के बारे में। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था चाव चाव का वो हुआ था 2009 में, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। वहाँ पे था मेरा दोस्त, उसने चाव चाव रखा हुआ था। तो वो दोनों एक दूसरे जैसे ही थे, जो लड़ाई में आ गए थे, लॉजिक उनमें बहुत कम था। तो वो लोग कब जब भी बाहर जाते थे ना वॉक करने के लिए, किसी ना किसी से लड़ाई कर कर आते थे वो। तो इस टाइप के थे दोनों के दोनों। तो उसके डॉग में एक और अजीब सी दिक्कत थी कि अगर आप उसके फ्रंट पे टच करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप उसके बैक में टच करोगे ना तो उसको प्रॉब्लम होती थी। तो लेटर ऑन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो होता क्यों है, क्योंकि जो चाव चाव होते हैं ना, उनका जो रेंज ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादा पीछे मुड़ के ऐसे देख नहीं पाते, क्योंकि वो फ्लफ़ी से होते हैं ना यहाँ से, और उनके आँख और नाक इस टाइप है, और यहाँ से पूरा फ्लफ़ रहता है, उनके बाल रहते हैं, जिस वजह से वो पीछे ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो वो ना गुस्सा हो जाता था जैसे ही उसके पीछे टच करते थे। तो वो मैंने वहाँ से देखा था कि चाव चाव का बिहेवियर कैसा है। तो वहाँ से मुझे बेसिक्स मिले थे, 2009 के आसपास की बात है ये। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी और मैंने बोर्डिंग सेंटर शुरू करा, तो मेरे को इस ब्रीड के बारे में और नॉलेज मिलना शुरू हो गई। हाय, आई एम प्रतीक, डॉग बिहेवियरिस्ट। आज हम बात करेंगे चाव चाव की हिस्ट्री के बारे में, टेम्परामेंट के बारे में, और उनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में। और हम इस ब्रीड के बारे में डूज एंड डोंट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ये सब जानेंगे, और चाव चाव किसके लिए परफेक्ट है और किसके लिए नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 9 सेक्शन में डिवाइड करा है, लगभग सब चीज़ कवर करी है। अगर मैं कुछ मिस कर देता हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा। तो इंडिया में ना ये ब्रीड एकदम से आई थी और उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गई। जब लोगों को समझ आना शुरू हो गया ना, टेडी बेयर नहीं है, इनके पीछे और भी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो देखने में पोकेमॉन जैसे लगते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं, बट पास आते हैं ना तो पता लगता है कि कितने ज्यादा क्यूट हैं। तो आप ना बिना टच करे रह नहीं सकते हो इनको। तो जैसे आप टच करने के लिए जाते हो ना, तब ये आपको अपना असली बिहेवियर दिखाते हैं कि ये टेडी बेयर नहीं है, ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, इनमें अपनी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, ये गुस्से वाले भी हो सकते हैं, इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। आपको पता लग जाएगा इसको ये चीज़ नहीं पसंद है और ये चीज़ पसंद है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसके साथ बिहेव करना पड़ता है। तो पर्सनली चाव चाव मुझे बहुत पसंद है। आज तक मुझे किसी चाव चाव ने नहीं काटा है। 1-2 बार नखरे दिखाए थे एक चाव चाव ने, बट इससे ज़्यादा और कुछ उसने करा नहीं था। इनमें अकड़ बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, जो आपको ना एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस देती है कि अच्छा, कुत्ते में ऐसा भी हो सकता है। तो जिनको डॉग्स का एक्सपीरियंस नहीं है ना, उन लोगों के लिए ये ब्रीड बड़ी रिस्की हो सकती है। तो पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, हु आर चाव चाव्स। तो चाव चाव जो है चाइना के एरिया में पाए जाते थे और ये दुनिया की सबसे पुरानी ब्रीड्स में से है। चाव चाव के ब्रीड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 20 से 30 किलो के आसपास के होने चाहिए और 17 से 20 इंच के आसपास इनकी हाइट होनी चाहिए। तो उनका जो कोट है ना, वो रेड, ब्लैक एंड ब्लू और क्रीम कलर में आता है। और कुछ मैंने चाव चाव देखे थे जो मिक्स कलर के थे, उनमें 2-3 कलर एक साथ मिक्स थे और बहुत डिफरेंट टाइप के थे। पर जो ब्रीड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना, वो प्योर एक कलर में होना चाहिए और उसके हिसाब से मैंने आपको कलर बता दिए। तो इनमें एक बहुत अजीब चीज होती है कि इनकी जो जीभ होती है ना, वो एक डिफरेंट से कलर की होती है, एकदम गाढ़े नीले कलर की होती है। बट जो बच्चे होते हैं ना, ये तो ये इनकी पिंक कलर की होती है। बट जैसे ये 4-5 हफ्ते के बाद इनकी ना कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी चाव चाव की और शार्पाई की, इन दोनों की जो टंग्स होती है ना, वो सेम जैसी ही होती है, मतलब डार्क नीले कलर की है। तो वो बहुत अलग इन ब्रीड्स को बनाता है, तो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होकर ले लेते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का इनका लुक आता है ना। एक शेर जैसा है, फिर ऊपर से जीभ भी इसकी नीली है, तो क्यों ना ले लो। मतलब बच्चे को पसंद आ गया, लड़कियों को पसंद आ गया, इतना क्यूट है तो चलो उठा के ले जाओ। बाद में इसका पता लगता है कि ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तो 3-4 साल पहले वेव आई थी चाव चाव की, जब मैंने लोगों को ना गाइड करा था काफ़ी कि ये वैसी ब्रीड नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। तो उसको सोशलाइजिंग की बहुत ज़रूरत है और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ना यहाँ पे इंडियन लोगों में क्या होता है ना कि उनको लगता है कि यार ये सजेशन दे रहा है तो सोशलाइजिंग के लिए बोल रहा है। सोशलाइजिंग कहाँ पे होगी, मतलब मेरे बोर्डिंग सेंटर में होगी, और मैं क्यों बार बार ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूँ, तो ये ट्रेनर है तो इसलिए बार बार ट्रेनिंग के लिए बोलता है। तो यहाँ पे ना इंडियन सोसाइटी में ना ट्रस्ट इशू आता है बहुत ज़्यादा। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको सोशलाइजिंग के लिए किसी सेंटर पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग के लिए आपको कोई ट्रेनर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब में आपको मिल जाता है। और सोशलाइजिंग जो है बहुत इजी चीज़ है, आपको रेगुलर बेसिस में दूसरे डॉग से मिलाना है। बट क्या है कि आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं जब आप किसी की हेल्प लेते हो तो। बट ये भी देखना होता है कि वो हेल्प आपको जेन्युइन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। तो 4 साल पहले मैंने बहुत लोगों को समझाया था चाव चाव क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, तो किसी की समझ नहीं आई। सबको बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो हमारे पीछे पीछे भागता रहता है, ये चीज़ें फाड़ता है, ये चप्पल लेके भाग जाता है, बार्किंग करता है। तो ना ऐसे ऐसे ना बड़ा क्यूट क्यूट लगता है ऐसे ऐसे करके। तो वही लोग 1.5-2 साल के बाद मेरे पास दोबारा आए और बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब ये तो घर पर किसी को घुसने नहीं देता है, इससे कुछ चप्पल वापस ले लो या रिमोट वापस ले लो तो ये काटने को जाता है। तो चाव चाव जो है ना, वो धीरे धीरे बड़ा साइज हो जाता है और बहुत स्टबर्न एंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वो ना। ऐसा नहीं है कि वो हल्का सा बाइट करेंगे अब कुछ होगा नहीं, वो अच्छी खासी आपको डैमेज कर देते हैं। तो कुछ चाव चाव तो इस हद तक चले जाते हैं कि अगर वो गुस्से में आ गए तो ना आपका उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है घर पे ना। तो जैसे कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं और आपके चाव चाव को बच्चे नहीं पसंद, उस केस में आप क्या करोगे? बचपन से बड़े तक आपने चाव चाव को रखा तो वो भी बच्चा हो जाता है, तो आप उसको ना अडॉप्शन पे दे सकते हो। अडॉप्शन पे कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि जब कोई अग्रेसिव डॉग हो जाता है ना, तो बहुत रेयर केसेस में उसको अडॉप्शन के लिए अच्छे घर मिलते हैं। तो कोई ऐसी जुगाड़ घर मिल जाता है बात अलग है, बट अच्छे घर नहीं मिलते हैं।
तो फिर वो ना गले की हड्डी बनने वाली चीज़ हो जाती है। एक तो आपने बचपन से पाला है, बच्चा है आपका, आप उसको ऐसे कहीं नहीं दे सकते, किसी शेल्टर में नहीं डाल सकते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मैंने ये भी देखा कि शेल्टर में वो डॉग्स ना बिल्कुल कोने में बैठ रहते हैं, कोई उनका दोस्त नहीं बनता है, मतलब दूसरे डॉग्स इंटरेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि बचपन में सीखा ही नहीं है। चाव चाव ने अगर बचपन में सोशलाइजिंग नहीं करी तो बड़े होकर वो स्किल आराम से डेवलप नहीं करता है, तो वो किसी से सोशलाइज नहीं करता है। तो जब ग्रुप में जाते हैं ना, डॉग्स के ग्रुप में होते हैं, तो एक डॉग को अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता ना, तो ग्रुप उसको रिजेक्ट कर देता है बहुत स्मूथली। मतलब वो इस तरीके से उसके साथ करते हैं ना कि वो डॉग इनविजिबल है, मतलब वो सामने देखते हैं, उस डॉग की तरफ देखते हैं, बट एक्चुअली में उसके आर पार देख रहे होते हैं, इतना इनविजिबल उस डॉग को कर देते हैं। तो जब शेल्टर में ऐसे डॉग्स जाते हैं ना, इनका बहुत बुरा हाल होता है। मतलब इनको प्यार तो बहुत मिलता है ह्यूमन से, बट वो भी है ना कि अगर ह्यूमन से भी एक लिमिटेड प्यार मिलता है, क्योंकि अगर आप कोई जाता है इसके बाद पेट करने के लिए, सोशलाइजिंग स्किल ही डेवलप नहीं हुई है, ये काट लेते हैं। तो अब सेकंड सेक्शन में चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ चाव चाव। इस ब्रीड की हिस्ट्री क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है। ये ना रॉयल डॉग था और रहेगा हमेशा, इसके खून में है वो चीज़। माना जाता है जो ब्रीड है ना 3000 साल से पुरानी है। तो इसके एविडेंस भी मिले हैं, जैसे कि छोटी मूर्ति वगैरह टाइप्स होती है ना, वो इसकी मिल चुकी है, जहाँ पे ये साफ दिख रहा था कि चाव चाव है वो। बट काफ़ी बार ये भी बोला जाता है कि ये जो ब्रीड है ना 6-7 हज़ार साल पुरानी भी हो सकती है। पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे मिले जहाँ पे बोला जाता था शेर जैसा एक डॉग है जो कि वॉर डॉग है। बट यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि तिब्बतन मैस्टिफ जो था ना वो भी इस जैसा लगता है, क्योंकि वो तो मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ का, वो वॉर डॉग में यूज़ भी हो सकता है। बट चाव चाव एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, उसकी हाइट वाइट जो है वो वॉर डॉग के लिए यूज़ नहीं हो सकता। एज अ गार्ड डॉग वो फिर भी यूज़ हो सकता है, बट वॉर डॉग में नहीं हो सकता। तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो हम जो लेके चलते हैं ना वो 3000 ईयर लेके चलते हैं, जहाँ पे हमें एक छोटे मोटे जो सबूत मिले थे कि एक छोटा सा डॉग था जिसकी कर्ली सी टेल थी, टेल में उसका कर्व था और थोड़ा भालू टाइप लगता था, और छोटा शेर उसको बोलते थे। तो वो उस टाइप में तो हम बोल सकते हैं 3000 साल पहले। बट 1500 साल पहले एक पेंटिंग बनी थी जहाँ पे एग्जैक्टली चाव चाव था, और मतलब आप ये तो बोल सकते हो कि उसकी किस तरीके से लिविंग थी। तो इस पेंटिंग में आपको देखने को मिल जाएगा कि चाव चाव कैसे टेबल के नीचे बैठा हुआ, कंफर्टेबली बैठा हुआ, लोग कैसे उसको मतलब उन्होंने अलाउ करा हुआ। वैसे तो ये रॉयल फैमिली का तो था, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। तो इसके लिए हमें फर्दर एविडेंस नहीं चाहिए कि ये रॉयल डॉग है कि नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे जो चाव चाव है वो 1500 से 3000 साल पुराना है। इसके प्रॉपर एविडेंस मिल चुके हैं हमें, तो इसमें तो कोई बोल नहीं सकता, आर्गुमेंट नहीं है कि इतने साल पुरानी है। तो आप 1500 से 2000 साल सोच लो कि बहुत पुरानी ब्रीड है ये। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना तो बहुत सालों पुरानी है। तो आप ऐसे नहीं कि बोलोगे इसको ट्रेनिंग से मैं चेंज कर दूंगा ना, हर चीज़ें वैसी नहीं होती। कुछ चीज़ें खून में एकदम से घुसी हुई होती हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो डॉग को अलग बनाती है दूसरे डॉग से। तो आप एकदम उसके ब्लड लाइन में घुस के चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ हद तक उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ट्रेनिंग का आप ध्यान में लेके चलना। तो हमें ये तो प्रॉपर प्रूफ मिल चुके हैं कि ये 2500 साल पुरानी तक तो है ये ब्रीड ना, 2500-3000 की। तो ये वहाँ पे गार्डिंग के लिए यूज़ होता था, और कैसे इसको रॉयल गार्ड बना दिया गया इसको। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसका साइज़ बड़ा हुआ हो 3000 साल से पहले, और धीरे धीरे जब इनको चाइना के राजाओं को लगा होगा कि ये तो डॉग बहुत अच्छा क्यूट सा है, इसको और क्यूट बनाओ, तो इसका साइज़ धीरे धीरे शॉर्ट कर दिया, और जो इसको बाल थे इसके और फ्लफ करके इसको थोड़ा छोटा लाइन वाला लुक दे दिया। तो वहाँ से मेरे को लगता है कि ये 2500-3000 साल पहले उसकी फिर एंट्री हुई थी रॉयल्टी के अंदर, तो ये फिर राजा वाजाओं का डॉग बना था। तो ऐसे भी सबूत मिले हैं कि एक राजा ऐसा था जिसके पास 3 से 5000 के आसपास चाव चाव थे, जो कि उसके एरिया की गार्डिंग के लिए यूज़ होते थे। तो इनका साइज़ छोटा हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमंस के वजह से हुआ था इसका साइज़, नेचुरल सिलेक्शन शायद ना हो, क्योंकि साइज़ इसका एक वॉर डॉग से छोटे में बनना, उसमें पक्का किसी न किसी इंसान का हाथ है ही। क्योंकि ये राजाओं को पसंद थी तो इसलिए इसका साइज़ श्रिंक कर दिया ताकि महल के अंदर आ जाइए और वहाँ पे बहुत सुंदर लगे, कि वहाँ पे चलता फिरता लगे कि हाँ बहुत अच्छा डॉग है। क्योंकि एक्चुअली में क्यूट तो लगता ही है, और इसके अंदर अकड़ भी भरी है, गुस्सा भी भरा है, जो कि एकदम इसको रॉयल फैमिली के हिसाब से बनाता है इस डॉग को ना। तो इतनी अकड़ और इतना गुस्सा और इतना एक है ना कि मैं राजा हूँ, ये इस डॉग के अंदर है एटीट्यूड। तो आप जब इस ब्रीड से मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हाई पक्का हो सकता है वहाँ का ना, चाइना के राजा का डॉग। तो ये एम्परर के खास डॉग थे। तो इतनी ज़्यादा इनकी ग्रैंड हिस्ट्री है कि इनके खून में रॉयल्टी घुसी हुई है। तो 2017 में एक स्टडी भी हुई थी, वहाँ पे ये मेंशन हुआ था कि इसके डीएनए की जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे लगता है कि ये 8300 साल पुराना है। बट डीएनए तो इसका ये साबित कर सकता है कि ये 8300 पुराना है, बट साइज़ जो इसका कितना बड़ा था कितना नहीं था वो एग्जैक्टली इसमें मेरे हिसाब से नहीं पता लग सकता है, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट तो देखी नहीं है और उसके साथ में क्या क्या आई थी चीज़ें। बट एक आउटलाइन मेरे को पता है कि 8300 साल पहले इसका डीएनए है, इतना पुराना जो उसका डीएनए है। और जो इसकी टंग जो ब्लू है वो एक आर्टिक एशिया जो अंटार्कटिका जो है ना, आर्टिक एशिया जो है, जो ठंडा एरिया एकदम, तो वहाँ पे ये डॉग थे जहाँ पे नेचुरली इनकी उस क्लाइमेट की वजह से इनकी जो टंग थी वो ब्लू हो गई थी, और फिर ये ग्रेजुअली चाइना की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो वो जो शिफ्ट होने का जो प्रोसेस होगा ना, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, जो कि इनकी हाइट वाइट और
जो मतलब एक कोल्ड टेम्परेचर का डॉग कैसे जाके चाइना में जाके एक छोटा शेर बन जाता है, तो उस प्रोसेस में शायद 2-3 हज़ार साल या 4,000 साल लगे होंगे। तो चाइना में इतनी ठंड नहीं होती जितनी आर्टिक में होती है, तो उसके हिसाब से ना ये नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है कि इसका साइज़ नेचर ने कम कर दिया हो। बट मतलब बहुत सारी थ्योरी हैं, क्या सही है क्या गलत है वो आपके सामने फैक्ट्स हैं, वो आप खुद डिसाइड कर लो। तो जो इतनी एंशिएंट ब्रीड होती है ना, किसी के बारे में भी ना आप एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो ना। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि इस ब्रीड के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो तो मतलब कुछ झोल है उसमें ना, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब हमारे डॉक्यूमेंट हमें इतना सजेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं उस अंदाजे के हिसाब से। तो फाइनल टेक अवे ये है कि ये अंटार्कटिका में इसका ब्रीड ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी। चाइना तक होते होते ये छोटे हो गए, इनकी जीभ का कलर सेम रहा, इनको फिर रॉयल्टी मिली, वहाँ पे एम्परर के फेवरेट डॉग हुए, जिसकी वजह से इनमें वॉर डॉग को श्रिंक कर दिया था उन्होंने। तो जिसकी वजह से ये इनके अंदर वॉर डॉग जो थे इनके दादाजी थे, तो वहाँ से कुछ टेम्परमेंट इश्यूज़ इनको आए हैं और इनका साइज़ कम है, क्यूट बनाया है, पर टेम्परमेंट जो इश्यूज़ हैं इनके वो वॉर डॉग के ही हैं। और जो रॉयल्टी जो इनको थी, तो अगर आप सोचो ना कि एम्परर के खास डॉग हैं, तो इसको कितना ज़्यादा वहाँ पे प्रायोरिटी मिलती होगी, इसके खुद के नौकर होंगे। उस वहाँ से इसका ये नेचर जो है डेवलप होते होते आज हमारे साथ है ये डॉग। तो इतनी ग्रैंड हिस्ट्री है इसकी, इतनी रॉयल हिस्ट्री है, और हमारे यहाँ पे क्या बन के रह गए हैं, टेडी बेयर बन के रह गए हैं। तो लोग ना इसका जो हिस्ट्री है ना वो मिस कर देते हैं। तो हिस्ट्री अगर आप मिस कर दोगे ना, उसकी डेप्थ मिस कर दोगे ना, तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि ये वॉर डॉग का छोटा वर्जन है। तो अगर आपको लगता है कि वॉर डॉग का छोटा वर्जन है, तो इसके अपने रिस्क हो सकते हैं रखने के ना, क्योंकि इसके अंदर लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं। तो आप इसको एज ए टेडी बेयर लेके नहीं चल सकते। अगर आप लेने वाले हैं ना चाओ चाओ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 3 चाओ चाओ का टेम्परमेंट, तो इनका नेचर कैसे होता है। तो इनकी जो एक ट्रेनिंग बुक थी, जो मैंने बहुत टाइम पहले एक डक के नाम से ऑथर थे उन्होंने लिखी थी, जब मेरे को चाओ चाओ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो एक बेस बनाने के लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी। तो इस बुक में मेंशन करा है कि वो बिल्ली जैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट उनका नेचर होता है, और वो फ्रेंडली टाइप्स नहीं होते हैं। कि मतलब अगर आप के घर पे गेस्ट आए हैं, तो शायद ये उनको एक एज ए फ्रेंडली वे में एक्सेप्ट ना करें, उनको टच करने ना दें, स्ट्रेंजर से थोड़ा दूर ही रहते हैं ये। अब कुछ डॉग्स होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 10 में से एक चाओ चाओ ऐसा है जो कि थोड़ा फ्रेंडली है, तो हम ये नहीं सोच के रहेंगे 9 भी ऐसे ही होंगे। तो हम एक जो एवरेज है वो लेके चलेंगे इस पूरी वीडियो में। तो अगर कोई बोलता है कि मेरा डॉगी तो ऐसा नहीं है, तो हो सकता है आपका डॉगी थोड़ा डिफरेंट हो, तो हम उसको थोड़ा सा अलग रखेंगे इस चीज़ से। तो हम एक बेस नॉलेज लेके चलेंगे, जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से और जो मेरे को रेफरेंसेस मिले उससे मैं आपको दूंगा। बाकी अब आपका डॉगी कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता, वो तो आप परवरिश के ऊपर बहुत ज़्यादा है, 60-70% परवरिश के ऊपर होता है, बाकी उसकी ब्लड लाइन के ऊपर होता है। तो कि इनके खून में ही है कि उनको प्रोटेक्ट करना है एरिया, तो वो जल्दी से ट्रस्ट किसी को करते नहीं हैं। तो आपके घर की प्राइवेट पुलिस की तरह वो हो जाते हैं, हर किसी को शक की निगाहों से देखते हैं। तो हर चाव चाव ऐसे नहीं होता कि जो स्ट्रेंजर को जाके काट ले, मतलब थोड़े, क्योंकि दिमाग भी है ना इनके अंदर, ऐसे कोई पागल नहीं है कि जाके काट ले। तो ये साइन भी दिखा देंगे कि वो काट सकते हैं, काटना चाहते हैं, जो भी ना आपको थोड़ा सा देख के पता लग जाएगा। तो चाव चाव ऐसे नहीं है कि किसी को भी जाके काट लें। तो रॉयल्टी तो इनके अंदर है, रॉयल्टी के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है। तो ये पहले तो नाप लेते हैं कि बंदा है कैसा ना, यार वो अकड़ दिखा रहा है सामने वाला कि प्यार करेगा मुझे, क्या है ना, वो सारा जज कर लेते हैं। बहुत जल्दी जजी हो जाते हैं कि इसको मैं काट सकता हूँ, इसको नहीं काट सकता हूँ, इससे मैं प्यार करवा सकता हूँ, इससे मुझे थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। जैसे पर्सनली जो है ना कि मुझे बहुत कम डॉग्स होते हैं जो पसंद करते हैं पहली बारी में ना, वो सामने से देखते पता लग जाता है कि यार ये तो कुछ गलत करेगा हमारे साथ, वो ना इस टाइप की। क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मैं सीधा डॉग के पास चले जाता हूँ, तो उनको डॉग को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो मेरे को ना बहुत कम डॉग्स हैं जो वेलकमिंग होते हैं मेरे को लेके ना, कि मेरे पास आएंगे, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, मेरे को पता लगता है कि मेरे को इस कुत्ते को टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये काट सकता है मुझे। तो चाव चाव भी थोड़े इस तरीके से होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, आप ज़्यादा इनमें घुस नहीं सकते, उनको टाइम दो। और अगर आपको डॉग्स का एक्सपीरियंस है तो आप ये वो सेंस कर लेंगे कि इसको एक्सपीरियंस है, तो आपको उसके हिसाब से वो बिहेव करेंगे। अगर उनको लगेगा कि ऐसी लुल सा बंदा है, तो ये उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर उनसे मतलब टेल बैक करते करते धीरे धीरे करके उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। जब आप हटाने के लिए जाओगे हटेंगे नहीं। तो ये जो आपको इज्जत देते हैं ना, वो आसानी से नहीं देते हैं, पर एक बार इन्होंने आपको इज्जत दे दी तो उसका तो फिर आपके बहुत लॉयल ये हो जाते हैं, आपकी हर बात मानेंगे। बट ये ना थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट है इसमें, तो आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि यू नो मोर देन देम। मतलब बेसिकली वो जो होता है ना कि हाँ यार मैं इसको अगर गुरु बनाऊंगा तो तभी बनाऊंगा जब इसके बस की कुछ है। ये नहीं कि आप वॉक पे लेके गए हो, आसपास से स्ट्रीट डॉग आए हैं और आपने उसको फट से ऊपर उठा लिया है, आप खुद भी डर गए हो, आप इसके भी डरा रहे हो, और वो फिर उसको पता लग जाएगा यार स्ट्रीट डॉग आते हैं, मुझे तो बचा नहीं पाता, ये क्या मेरी रखवाली करेगा, मुझे इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। तो जब ये उनमें कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि मुझे इसकी रखवाली करनी पड़ेगी, मतलब मैं चाओ चाओ इसकी रखवाली करूँगा अपने मालिक की, तो फिर अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं। तो उसके हिसाब से वो आपको एक रेडियस बना लेंगे कि यार ये बंदा ना इस एरिया तक सेफ है, इसके बाहर जाएगा तो मेरे को थोड़ा गार्ड बन जाना है।
तो इस टाइप से ये थोड़ा सोच इनकी हो जाती है। तो अगर आपको कडलिंग चाहिए तो ये डॉग आपके लिए नहीं है, आपको जाना चाहिए गोल्डन रिट्रीवर के पास, बीगल के पास या लेब्राडोर के पास, ठीक है। आप इन डॉग के पास चले जाओ कडलिंग चाहिए तो आपको। पर अगर आप चाव चाव के पास जाते हैं ना तो आपका खुद का नेचर भी एक हद तक सीरियस होना चाहिए। मतलब सीरियस का मतलब ये नहीं कि गुस्से वाले इज डिफरेंट ना। तो सीरियस का मतलब जैसे कि अगर आपके आसपास लोग बातें करते हैं और आपको थोड़ी सी उलझन होती है उससे, यार क्या पूरा दिन बोलते रहते हैं, तो अगर आपका वैसा नेचर ना तो चाव चाव आपके लिए परफेक्ट एकदम। अगर आप चाव चाव शो ऑफ के लिए ले रहे हैं या आपको बस उसके लुक्स पसंद आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये वो चीज़ समझ जाएंगे और आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं देंगे जो आपको मिलनी चाहिए एज अ ओनर, एज अ पेट पेरेंट। तो एक ये भी होता है ना कि एक टर्म चलती है पेट पेरेंट और ओनर की ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ना ओनर मत बोला करो, पर मैं बचपन से ओनर बोलता हूँ तो मेरे मुंह से वही निकलता है। जिस डॉग को आप बच्चा बना सकते हो और उसकी बच्चे वाले टेंट्रम्स आप ले सकते हो तो आप उसके पेट पेरेंट बनते हो। पर जिस डॉग की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है हर चीज़ की, जैसे कि रॉटवाइलर के आप पेट पेरेंट नहीं बनोगे, मतलब मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है, डेफिनेशंस को आप कैसे भी तोड़ लो मोड़ लो, बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपको कुछ ब्रीड्स का ना ओनर ही बनना होता है, आप वहाँ पे पेट पेरेंट वाला सॉफ्ट कॉर्नर नहीं डाल सकते हो। तो चाव चाव उसमें से एक ब्रीड है, रॉटवाइलर उसमें से एक ब्रीड है, डॉबरमैन उसमें से ब्रीड है, जर्मन शेफर्ड उसमें से ब्रीड है। आपको पहले डॉग ओनर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप उनके पेट पेरेंट में वो थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस ला सकते हो। वो जो टर्म है ना पेट पेरेंट और डॉग ओनर की, वो आपको समझनी चाहिए। तो जो डॉग ओनर है आपको कुछ ब्रीड्स का होना होता है और पेट पेरेंट्स आप शिट्जू के हो जाओ, बीगल के हो जाओ, लेब्राडोर के हो जाओ, गोल्डन रिट्रीवर के हो जाओ, तो वहाँ पे आपने जितना उनको पैम्पर करना बिगाड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं वो खाना छोड़ देते हैं, तो वो इससे ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते हैं, वो घर से भाग जाएंगे, इससे ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते हैं। पर जहाँ पे बात आती है चाव चाव जैसे डॉग्स की जो कि थोड़ा स्टबन है, थोड़ा इनका मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, विल पावर इनकी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जब काटने पे आता है ना तो आपको मल्टीपल बाइट्स दे सकते हैं। बात है कि एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और लिमिटेशंस और रूल्स और कुछ सेट आपको रखना पड़ेगा कि ये इस जगह घर पे जा सकता है, इस पे नहीं जा सकता है। तो ये आपको 1-1.5 साल तक आपको रखना होता है। उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि इसका नेचर आपको ठीक से पता लग गया कि यार चाव चाव का ना, मेरे वाले चाव चाव का नेचर ऐसा है कि ये भागते हुए बच्चों पे काटता है और बैठे हुए बच्चों पे नहीं काटता है। तो जब आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी ना कि आपका चाव चाव काटने वाला है, कि डोसाइल है, कि आप घर पे सोफे में उसको बिठा सकते हो, नहीं काटेगा किसी को, तब आप पेट पेरेंट बनोगे, तब आप उनको फ्रीडम दोगे। उससे पहले आपने फ्रीडम नहीं देनी है, आपने एक स्ट्रिक्टनेस रखनी है, आपको डॉग ओनर ही बनना है, पेट पेरेंट आप थोड़ा बाद में ही बनना। तो ये ब्रीड वैसी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में उसको डील दे दो। तो अब हम पहुंच गए सेक्शन 4 में, चाव चाव को ट्रेनिंग कैसे दे। तो चाव चाव को ट्रेनिंग देना ना एक एडवेंचर की तरह है। ये स्मार्ट डॉग होते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग सीख भी लेते हैं, बट आपके अंदर पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये ना जिद्दी बहुत होते हैं और आप इनको लाड प्यार से बहला फुसला के काम करवा सकते हो। बट आपने यहाँ पे जहाँ पे अपने अकड़ दिखा दिया कि तू मेरा कुत्ता है, मेरे को आंखें दिखा रहा है, तो अगर आपने वो वाला नेचर आ गया ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे बोलते हैं कि इसको साले को खाने को मैं दे रहा हूँ और ये मुझे गुर्रा रहा है। तो अगर आपका वो वाला नेचर है ना तो आप चाव चाव छोड़ दो। तो अगर आप थोड़े गुस्से वाले हो, आप इनको ट्रेनिंग देना चाहते हो और जहाँ पे आप सोचते हो कि इनको डरा धमका के काम कर लोगे, तो वैसा तो होने नहीं वाला। अगर आप ज़िद्दी हो तो ये भी ज़िद्दी हैं, बट इनमें ऐसा है कि अगर ये ज़िद पे आते हैं तो आप इनको डंडा मार लो, चांटा मार लो या गाली दे दो, इन्होंने नहीं सुधरना। आप प्यार से जितना काम करा सकते हो करवा लो, और इतने समझदार होते हैं कि अगर आप प्यार करोगे तो ये सीख जाते हैं चीज़ें जल्दी, तो आपको टेंशन नहीं है उसमें। और चाव चाव फूडी होने के चांसेस काफ़ी हैं कि ये आपका चाव चाव फूडी निकलेगा, तो जितना फूडी है आप उसको उतना ट्रेनिंग आप दे सकते हो। तो इनके ट्रेनिंग के लिए आप ऐसा करो कि रोज़ का 3 बार दो, मॉर्निंग 5-10 मिनट, दोपहर को ऐसे, रात को ऐसे। तो जो आप ये ट्रेनिंग देते हैं ना, तो आप ध्यान रखना कि वो जो मील का पोर्शन आप देते हैं ना, जैसे सपोज आपने 100% एक मील है, उसमें से आपने 20% निकाल लिया जो कि आप ट्रेनिंग के लिए यूज़ करो, बाकी फिर 80% देना है। पर ऐसा ना हो कि आप ट्रीट्स अलग दे रहे हो, खाना अलग दे रहे हो, तो उससे मोटे हो जाते हैं ये। और फिर जितना ज़्यादा डॉग खाना खाता है ना उतना कम ट्रेनेबल हो जाते हैं, क्योंकि खाने की ना एक अंदर से वो इच्छा नहीं होती ना कि हाई खाना मिलेगा, मेरे को सीखूंगा तो और खाना मिलेगा, वो चीज़ हट जाएगी तो फिर अब सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रेनिंग के टाइम एक और इशू उनके अंदर है कि कुछ चाव चाव जो होते हैं ना बहुत सेंटिमेंटल से होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं कि अगर आपने इनको डांट दिया या कुछ कर दिया और आप पे बहुत भरोसा करते हैं, आपने डांट दिया या चांटा दिखा दिया, मार दिया, मूड ऑफ हो जाता है इनका, तो आप थोड़ा हंसते खिलखिलाते इनको ट्रेनिंग देना अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी भसूड़ी वाली चीज़ होती है कि आप जब आप पपी लेते हो ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि इसको वैक्सीनेशंस करवा लो, उसके बाद इसको सोशलाइजिंग करवाना, ट्रेनिंग करवाना। मैं भी यही रेकमेंड करता हूँ कि 2-3 महीने के बाद जब वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो जाए तब आप इनको सोशलाइजिंग कराओगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो चाव चाव होते हैं ना, आपकी इनकी जो सोशलाइजिंग है ना, आपको बहुत अर्ली एज से करवानी होती है। अगर आप 3 महीने तक आपने सोचो वैक्सीनेशंस का वेट कर लिया, मोस्टली 3.5 महीने तक लगती हैं वैक्सीनेशन, तब तक आपने वेट करे तो डॉगी आपका अवेयर होना शुरू हो जाता है चीज़ों को लेके ना। तो जब वो अवेयर होना शुरू हो जाएगा, सोशलाइजिंग का आपका स्पेस कम हो जाएगा
कि वो जो 2-3 महीने में जितना वो सीख सकता था अब सीखेगा नहीं, अब धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है वो, अब इसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ रहे हैं। तो 3.5 महीने की तो उसकी वैक्सीनेशंस खत्म हो रही हैं। उसके बाद आपको 1-1.5 महीना और लग रहा है R&D करने का, किससे सोशलाइजिंग कराऊँ, किससे नहीं कराऊँ। फिर आप सेंटर ढूंढोगे, फिर आपको सेंटर पसंद नहीं आएंगे, फिर आपका डॉगी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आपको सोशलाइजिंग का जो स्कोप होता है, जो एक ड्यूरेशन होती है, वो काफ़ी आप मिस करना शुरू कर देते हो। तो अगर आप इसको दूसरे डॉग से सोशलाइज नहीं करवा सकते ना इस एज में, तो एटलीस्ट ह्यूमन से तो आप ज़रूर करवाना। और बाहर ले जाने का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे लेके नहीं जाएंगे जहाँ पे दूसरे डॉग्स आते हैं, पर अगर आपको लगता है कि कोई टेरेस है या कोई प्राइवेट एरिया जहाँ पे आप लेके जा सकते हो, तो आप ज़रूर इसको सोशलाइजिंग कराने के लिए लेके जाओ। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जो चाव चाव है ना, अगर आप उसको लेने जा रहे हैं, सपोज आपको कहीं पे बच्चा पता लग गया कि ये 1.5 महीने का बच्चा है, तो आप उसको लो मत, वहाँ पे बुकिंग अमाउंट दे दो उनको कि मैं इस बच्चे को ले लूँगा, पर मैं बाद में लूँगा, 3 महीने पे लूँगा। तो 3 महीने तक ना उसको अपनी माँ के पास रहने दो, दूसरे बच्चों के साथ रहने दो, तो वहाँ पे सोशलाइज काफ़ी हो जाएगा। अर्ली एज में डॉग को लेने की ना दिक्कत यही होती है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ना 25 दिन का बच्चा ले आते हैं, फिर 1 महीने का ले आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने तो उसको बचपन से दूध दे के ऐसे करके दूध दे के पिलाया है। तो आपने पिलाया पर लिया ही क्यों था? उसको माँ के पास रहने देते हैं। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, माँ नहीं है या दूसरे उसके सिबलिंग्स नहीं है, वो केस अलग है, बट आप वहाँ से पर्पसली पपी उठा के लेके जा रहे हो जहाँ पे उसको रियल सोशलाइजिंग मिलती है और साथ में उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। माँ का दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है ना। आप क्या डब्बे का खाना दोगे और सोचोगे इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। माँ के दूध में होती है इम्यूनिटी, तो वो आपको 2-3 महीने के बाद ही पपी लेना चाहिए। तो आपने कैसे भी करके इसका सोशलाइजिंग का फिक्स करना है। ये लाने से पहले ही आप कर लेना कि सोशलाइजिंग करवाओगे कैसे। ये बाद में रखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा प्री प्लान्ड वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपको चाव चाव चाहिए ही ना, तो आप प्रिपेयर करो उसके हिसाब से अपने आप को। एक और चीज़ होती है कि हमें ना पपी जो होता है ना 2-2.5 महीने के बाद ही लेना चाहिए माँ से। तो पपी की कुछ स्टेजेस होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब पपी छोटा होता है तो उसके दांत नहीं आए होते हैं, तो जब वो दूध पी रहा होता है ना, तो माँ को कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके दांत आना शुरू होते हैं, तो जब दूध पीता है ना, तो वो चुबाना शुरू कर देता है दांत अपनी माँ को। फिर उसके बाद वो माँ एडजस्ट कर लेती है उससे। फिर उसके बाद बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो उनके नेल आना शुरू हो जाते हैं। तो जब नेल्स आते हैं ना, तो जब दूध पीने के लिए वो ऐसे करके प्रेस करते हैं स्किन को, तो ना नेल की वजह से ना वहाँ पे माँ को खरोच पड़ना शुरू हो जाती है, दर्द होती है, वो पेनफुल होता है माँ के लिए। तो माँ क्या करती है ना, बच्चों को पीछे करना शुरू कर देती है, तुम भागो यहाँ से, मैं नहीं दूध पिला रही अपना। तो नेचुरली भी धीरे धीरे माँ का दूध सूखना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ना बच्चे और प्रेस करते हैं कि स्किन को एकदम से ऐसे प्रेस करके दूध निकालने की कोशिश करते हैं, तो और नेल चुभते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो माँ वहाँ पे बच्चों को काटना शुरू कर देती है कि तुम भागो यहाँ से। बच्चे फिर आते हैं, वहाँ फिर माँ काटती है, माँ धमकाती है उनको। तो वहाँ से नेचुरल वे में बच्चों को नो मिलना शुरू हो जाता है कि नो का मतलब क्या है, आप हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अब क्या प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि ट्रेनिंग यहीं पर ही इनकम्प्लीट हो जाती है। जब आप बच्चा जो है 1 महीने का उठा के ले आते हो, तो उस प्रोसेस तक तो पहुंचा नहीं है, और माँ का अपना तरीका होता है सिखाने का, जो नेचुरल वे में जो डॉग ट्रेनिंग हो रही है, तो वो बचपन से हो रही है। अब सिबलिंग्स बड़े होते हैं, बच्चे के भाई बहन बड़े होते हैं, तो जो ताकतवर होता है वो दूध पहले पीता है, बाकी को हटा देता है वो। तो वहाँ से बुली होना भी वो सीख जाते हैं कि दूसरों की बात कैसे सुननी है, कैसे ग्रुप में रहना है, कैसे बारी बारी मिलते, कैसे पेशेंस होता है, सब कुछ सीखते हैं माँ के वहीं से। 3 महीने तक बच्चा सीखता है। उसके बाद बच्चा फिर थोड़ा माँ उससे और दूर हो जाती है, तो बच्चा फिर धीरे धीरे और चीज़ सीखता है। सिबलिंग से बहुत सारी चीज़ सीखता है वो 9-10 महीने के। तो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस हम खराब कर देते हैं क्योंकि हम 1 महीने का, 25 दिन का, 1.5 महीने का बच्चा घर पे ले आते हैं। तो इसलिए ना बच्चा जो होता है ना, थोड़ा लेट 2 महीने का, 2.5 महीने का लेना चाहिए माँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ सिखा देती है। बट अगर आपका चाव चाव एडल्ट है और आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, आपको तब ट्रेनिंग देनी है, तो आपको एक भी बात ध्यान रखनी है। 5-5 मिनट के ट्रेनिंग सेशंस रखो, जो कि 5-5 घंटे में आप रिपीट करो। वैसे करके आप पूरे दिन में ट्रेनिंग सेशंस उनके साथ प्लान करो, और ट्राई करना है कि ट्रेनिंग आप तब देना जब वो थोड़े खाली पेट हो, तो और अच्छे से सुनेंगे। अगर आपका चाव चाव एग्रेसिव है और स्ट्रेंजर्स को काटता है, तो आप उसको उससे पहले मजल ट्रेनिंग दे दो, अगर मजल उसके हिसाब से मिल जाती है तो। नहीं तो कोई भी कस्टम मेड आप बनवा लो, मजल ट्रेनिंग दे दो, फिर उसके बाद आप उसको सोशलाइजिंग कराओ। क्योंकि जितना ज़्यादा वो डॉग से और लोगों से मिलेगा और काटने की कोशिश करेगा, काट नहीं पाएगा, तो लोग डरेंगे नहीं, तो उससे सोशलाइजिंग और पॉजिटिव वे में मिलेगा। और उसको वो जो होता है ना कि मैं काट लूँगा तो सामने वाला डरेगा, तो वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से निकल जाएगा। तो किसी जो जिस पे आप भरोसा करते हो ना, बंदे पे जो डॉग लवर है और जो डॉग से डरता नहीं है, उसको घर पे बुलाओ और फिर ये प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कि आपका चाव चाव बिना लीश के वॉक करे, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले लो, स्पेशली जब बिहेवियर की बात आती है ना, जहाँ पे बाइटिंग, सेपरेशन एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है। कोई अच्छा सा ट्रेनर ढूंढ लो। तो आप जब अच्छा सा ट्रेनर ढूंढ लेना, तो उसके साथ ही आप ट्रेनिंग सेशंस पे रहना, ऑल द टाइम वहीं पे प्रेजेंट रहना, देखना किस तरीके से सिखा रहा है। ट्रेनिंग सेशन का मतलब है कि आप ट्रेनिंग लेना और फिर उसको सिखाना, ये नहीं कि डायरेक्टली आप अपने डॉग को सिखा रहे हो। तो उससे क्या होता है, ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सीख के अपने डॉग को सिखाओगे तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है। तो 1 महीने में आप बहुत सारी चीज़ सिखा दोगे उसको, और उससे पहले आपको सीखना चाहिए। अगर आपका डॉगी बड़ा है और अग्रेसिव है, आप किसी भी ट्रेनर से नहीं बात कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको ट्रेनर रखना होता है, क्योंकि जो मोस्टली ट्रेनर है ना मार्केट में, वो डॉग वॉकर थे पहले, जिनको
जहाँ से वो डॉग वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब सपोज किसी कंपनी में वो डॉग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो लोग उनको ही ट्रेनिंग देके डॉग ट्रेनर बना देते हैं। वो बच्चे को कमांड सिखाने के लिए ठीक होते हैं, पर बिहेवियर के लिए सही नहीं होते हैं। तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल ट्रेनर से आप थोड़ा दूर रहना। जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको आपको लगता है जिसको एक्सपीरियंस है, आप उसी को घर बुलाना, उसी से ही ट्रेनिंग सेशंस लेना। अग्रेशन जो होता है ना, अगर आप गलत ट्रेनिंग देते हैं ना उसको, तो अग्रेशन और बढ़ जाता है और वो बैकफायर करता है। जैसे आप पानी हवा में फेंकोगे ना ऊपर की तरफ, तो आपके ऊपर गिरता है। तो ये ट्रेनिंग का भी यही होता है। अगर कुछ बैकफायर करता है तो आपको डॉग आपका काट सकता है, और अगर ऑलरेडी काट रहा है तो फिर वो आपकी छाती में चढ़ सकता है। तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास जैसे कोई केस आता है, मेरे पास 5 साल का एक रॉटवाइलर था, उसका केस आया था। तो वो जो था, जो पेट पेरेंट थे उसकी हरकतों की वजह से वो डॉग बिगड़ गया था, ठीक है। और बचपन में मैं उस डॉग के पास गया था, मैंने उनको बहुत सारी चीज़ सिखाई थी। मैंने उनको ये सिखाया था कि कैसे आप डॉग के साथ रनिंग करेंगे, डॉग वॉकर सेट करके दिया था कि आप इस डॉग वॉकर से करवाना, अगर ये जाता है तो दूसरा कैसे लाना है, और ट्रेनिंग कैसे आप धीरे धीरे करके हटाएंगे उसकी। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, क्योंकि जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है ना 5-6 महीने वाली, 1 साल वाली, तो उस टाइम बड़ा क्यूट लगता है डॉगी। अब वो 5 साल का है, तो अब वो क्या करता है कि कोई उसके घर पे आता है ना, तो वो पीछे से उस बंदे को जाने नहीं देता है, टांग पकड़ लेता है उसकी, कहता तू नहीं जाएगा घर से बाहर। तो ये एक सेपरेशन एंजाइटी का एकदम डीपर वर्जन होता है कि भाई मैं तेरे को बाहर जाने नहीं दूंगा, अब तू मेरे साथ ही बैठे रहे, मेरे को प्यार करते रहे, मेरे को नहीं पसंद तू घर से बाहर जाएगा। वो इस टाइप का रॉटवाइलर था। तो ऐसे वो गेस्ट के साथ करता था। और ये जो थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम है रॉटवाइलर्स में ना, वो पीछे से मैंने देखा है कि सेपरेशन एंजाइटी जिनको रॉटवाइलर्स को होती है ना, वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। अब रॉटवाइलर का और भी कोई ब्रीड हो सकती है, पर मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ। अब वो डॉग हो गया 5 साल का, ठीक है। अब उनका मेरे पास कॉल आया कुछ 1-1.5 महीने पहले कि आप मेरे पास आ जाओ, और हमारा डॉग है ऐसे ऐसे करके है। तो जो आपने बताया था हमने वो करा नहीं, और हमने स्किप कर दिया वो। हमने सोचा वो डॉग ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर्दियों में वो बैठ रहता था घर पे, बाहर वॉक पे जाना नहीं होता था उसको, तो वो नहीं लेके गए। तो क्या है कि वो बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर आप वॉक ना कराओ डॉग को, तो स्पेशली बड़े डॉग्स को। तो अब वो चाहते हैं कि 5 साल का उनका डॉग है, और मैं एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट उनके पास जाऊँ और अपनी टांगें रिस्क पे दूँ कि मेरे को आगे पीछे से काट ले या कुछ भी हो। चलो मान लिया कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा लेता हूँ, बट मैं इतना रिस्क क्यों लूँ जब आपकी भसूड़ी है और आपने लापरवाही करी है, और मैं क्यों जाऊँ उस डॉग के पास और अपने आप को कटवाने का रिस्क लूँ। मेरे पास इतने सारे डॉग हैं ट्रेनिंग करने के लिए कि अगर एक डॉग मेरे को काटता तो बाकी सारे डॉग्स पे मेरा काम रुकता है, मैं नहीं जा सकता वहाँ पे ना, क्योंकि बहुत अच्छी खासी इंजरीज होती हैं जब डॉग काटता है। तो आप 5 साल का उसको कर रहे हो, अच्छे से बिगाड़ रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक डॉग ट्रेनर आपके पास आके हैरी पॉटर बन के जादू की छड़ी चलाए उसके ऊपर, आपका डॉग ठीक हो जाए। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं ना, वो तभी ठीक हो जाते हैं जब आप वॉक कराते हो। आप वॉक ही नहीं करा रहे हो, आप सोचो कि सामने से कोई बंदा आके आपके हिस्से की सरदर्दी ले ले। इसलिए ना जो बच्चे को ट्रेनिंग देनी होती है ना, आप 1-1.5 साल के अंदर निपटा दो, और जो आपको बोला जाए वो आप फॉलो कर लो। उसके बाद कोई इश्यूज आता है ना, उस मेन चीज़ से हट के इशू आता है। सपोज आपने वॉक करा ली, रनिंग करा ली, सोशलाइज भी करा ली, अब भी कोई इशू आता है ना, तो उस केस में ना मेरा भी मन करेगा कि यार जाके मैं देख कर आऊं कि ऐसा क्या इशू हो गया। चलो बैक टू द टॉपिक, चाओ चाओ की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5, चाओ की हेल्थ। तो चाओ का जो लाइफ स्पैन होता है ना, एक एवरेज है 8 से 12 साल। उनको हेल्थ इश्यूज जो होते हैं मोस्टली जॉइंट के होते हैं और स्किन के होते हैं। समर्स उनसे झेली नहीं जाती है, इनको ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रेगुलर करने की। इनकी जो आईज होती हैं उसको भी आपको प्रॉपर्ली साफ करना होता है। तो ये चीज़ आप ना ग्रूमर पे नहीं छोड़ सकते हो, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इतने सारे बड़े इतना सारा वो फर टाइप होता है, तो अब हर बार उसको ग्रूमर के पास नहीं लेके जाते हो। हफ्ते में 2-3 बार तो आपको उसको ब्रश करना होता है, वो भी अच्छे से। उसके बाद आपको हर दूसरे तीसरे दिन कान और आंख साफ करनी है उस डॉग। तो जब बच्चा लेते हैं ना, आप उससे पहले माँ बाप को देख लेना, उनकी स्किन को देख लें, तो आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है कि आपके डॉग की स्किन कैसे जाने वाली है। अब देखो इश्यूज हो सकते हैं बाद में भी, अगर माँ बाप को हैं तो बच्चे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, माँ बाप को नहीं है तो बच्चे को ना होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट ऐसे कोई होता नहीं है कि माँ बाप ठीक है तो बच्चे को इशू ना हो, ऐसा नहीं होता। वो तो बाप दादा से भी आ सकती है, ब्लड लाइन से भी हो सकती है, और इन्वायरमेंट से भी इशूज हो सकते हैं। बट एक आपको रेफरेंस मिल जाता है, एक आपको बेस मिल जाता है, चल चांसेस है कि मेरे डॉग को इशू नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप भी ठीक थे। तो अब ये ना मोटे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ओवर पैम्पर्ड रहते हैं, तो खाते भी हैं, फिर खाते मोटे कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो लोगों में एक चीज़ क्या देखी कि अचानक से इनकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और ओवर हीटिंग का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें इशूज आना शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने देखा है, कॉमनली देखा है, दिल्ली जैसे एरिया में इनको वॉक कराना ना थोड़ा सा इशू हो जाता है। अगर इनके इतने सारे फर हैं तो आप इसको 50% 60% काट के, फर को काट के, उसके बाद आप इनको एक्सरसाइज वगैरह कराना, ऐसे नहीं मत करवाना। तो जो खाना है ना, इनको लिमिटेड देना है बट हाई क्वालिटी देना है, ताकि इनके अंदर कैलोरीज कम जाए, न्यूट्रिशन ज़्यादा जाए, जिससे इनका वेट जो कंट्रोल में रहे। अब सेक्शन 6 आता है डूज एंड डोंट्स। तो इसके डूज क्या हैं? रेगुलर ग्रूमिंग, ठीक है, 2-3 बार ब्रश आपने करना है 6 से 8 हफ्ते के बीच में। इनको प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी है, उससे पहले घर पे आपने करना है, ठीक है। इनको रोज़ की एक्सरसाइज जो आपने देनी है 30 से 60 मिनट की देनी है। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग नहीं होते हैं ये धीरे धीरे टाइम के साथ और लेजी हो जाते हैं, बट आपको
30 मिनट से 1 घंटे की इनकी वॉक रेगुलरली करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके डॉग के अंदर और भी एनर्जी है, वो 1 घंटे की वॉक से उसको कुछ हो नहीं रहा, तो आप बाहर वॉक मत कराना, मौसम ठीक है तो ही करवाना, घर के अंदर ही इसको थोड़ा बहुत खेल लेना, ज़्यादा हाई एनर्जी होते नहीं वैसे। अर्ली सोशलाइजेशन आपको इनको करानी है, दोस्तों से इसके दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, दूसरे डॉग्स और दूसरे जो स्ट्रेंजर्स आते हैं। वेट विजिट्स आपको रेगुलर रखनी है, थोड़ा इनकी आई और ईयर और जॉइंट का चेक आपने रखना है। आपको कभी भी लगे कि दर्द हो रही है, इसको कुछ है, तो आप डॉक्टर के पास लेके चले जाना। अब डोंट्स क्या है इसके, हार्श जो ट्रेनिंग होती है ना, जहाँ पे आप अपनी जिद दिखाते हो कि ये सिखाऊंगा तो सिखा के रहूँगा, वो मत करना है इसके साथ। गर्मी में ज़्यादा बाहर लेके मत जाना, ज़्यादा इनके साथ खेलना मत बाहर, ओवर ईटिंग हो सकती है। और जब ये मतलब अगर आपको इन पे थोड़ा बहुत भरोसा है ना कि ये बच्चों के साथ ठीक है बट पूरा नहीं है, तो आप बच्चों के साथ मत रखना इनको। बच्चों के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं डॉग्स को। ये वो डॉग नहीं है कि कोई इनको डिस्टर्ब करे, कुछ करे ना। अगर आपसे बहुत ही ज़्यादा अंधा प्यार करते हैं तो ये आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो ये छोटे बच्चों को तो काट लेंगे फटाफट से। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में कि कोई इनको टच करता है एकदम से मुंह पे काट लेते हैं ये, तो ये इस टाइप का इनका नेचर है इनकी ब्रीड में ही। तो ओवर फीडिंग से आपने इनको बचाना है। हेल्थ इश्यूज़ आपको मैंने पहले बता दिए हैं, इनको ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। तो ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करें ना तो आपका चाव चाव ओके रहेगा और आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अब सेक्शन 7 पे हम आ गए हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो हर ब्रीड के ना अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। तो चाव चाव के अपने प्रोज क्या हैं, वो लॉयल बहुत होते हैं, ठीक है, आपके बॉन्ड बहुत अच्छा बना लेते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। भौंकते कम है और अपार्टमेंट के लिए सही है, इनको ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाते हैं। थोड़ा बहुत आपको छेड़ेंगे, बचपन में चप्पल लेके चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं, एसी ऑन होगा वहीं पे बैठे रहते हैं। तो इनके लुक्स जो होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, तो ये भी इनके प्रोज में मैं डालूंगा, बहुत इंप्रेसिव से लुक है इनके, और किसी डॉग ब्रीड के ऐसे नहीं है। और ये आपके गार्ड डॉग टाइप्स होते हैं, तो वो अच्छे से घर की रखवाली करते हैं, छोटी छोटी चीज़ ये नोटिस करते हैं और मतलब पता रहता है कि यहाँ पे एक डॉगी है जो काट सकता है, तो उस लेवल की गार्डिंग ये करते हैं। अब कॉन्स क्या है, देखिए ग्रूमिंग का इनको इशू रहता है, ग्रूमिंग आपको रेगुलर रखनी पड़ती है, और जब इनके शेडिंग का सीजन आता है ना तो आपके मुंह के अंदर बाल घुस जाते हैं इनके बहुत सारे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है। और क्योंकि ये आलसी होते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते नहीं है, घर पे बैठना पसंद है, तो जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से हिप्स डिस्प्लेसिया के इशू इनको आ जाते हैं और जॉइंट से रिलेटेड इशू आ जाते हैं, तो वो आपने ध्यान पे रखने चलना है। और दूसरे डॉग से सोशलाइज नहीं कराओ तो अग्रेसिव हो जाते हैं, फिर ये स्ट्रेंजर्स को काट लेते हैं, तो ये सारे ना इनके कॉन्स में आते हैं। गर्मी में भी ये नहीं रह सकते हैं, तो दिल्ली और मुंबई और इन एरियाज़ में इनको अवॉइड ही रखना चाहिए। और फिर भी लोग रखते हैं, चलो एसी अगर आप इसको दे सकते हो तो आप रख लो इन एरियाज़ में ही। फिर बाहर की आप एक्सरसाइज और थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा आप एक्सरसाइज नहीं करवा सकते हो, इसकी वजह से ओबेसिटी के इशू आ जाते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। इनको वॉक आपको देनी ही देनी है, चाहे कैसे भी आप दो, दिन भर एसी में रखो, बट वॉक इनको देनी है, एक्सरसाइज आपको देना ही देना है, नहीं तो इनको इश्यूज़ बहुत होते हैं। और आपको ये भी अपने आप से पूछना है कि आप चैलेंज ले सकते हो कि ये चाव चाव रखने का, क्योंकि ये चैलेंजिंग काम है, इसको आपको पूरा करने के लिए ना आपको अपने घर के ही सपोर्ट की ज़रूरत है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो हम पहुंच गए सेक्शन 8 में कि चाव चाव किसको रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। तो चाव चाव किसको रखना चाहिए, चाव चाव उनको रखना चाहिए जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है एग्रेसिव डॉग्स रखने का या पावरफुल डॉग्स रखने का। आप अगर वैसा डॉग रखते हैं ना, रखा हुआ है आपने पास में, तो आप चाव चाव पे जा सकते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, ज़्यादा इनको कर्लिंग वगैरह पसंद नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो अगर आपके घर पे टीनेजर्स हैं तो शायद उनको पसंद कर लेंगे, पर छोटे बच्चे हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ये छोटे बच्चों को ना रेयरली ही पसंद करते हैं। अगर आपने बचपन से सोशलाइजिंग करवाई है तो चांसेस हैं कि वो कर सकते हैं, पर रिस्क लेना क्यों। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप चाव चाव मत लेकर आना। बहुत से चाव चाव होते हैं ना छोटे बच्चों के साथ ओके रहते हैं, मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा है। मैंने पर्सनली को ज़्यादा इस पर एक्सप्लोर नहीं करा है, बट मैंने वीडियोज़ में देखा है कि छोटे बच्चों के साथ वो सही रहते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोलता 10 में से अगर एक चाव चाव अलग निकलता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 9 भी निकल जाएंगे, तो अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं बच्चों के साथ। और अगर आप कैसे हिल स्टेशन में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहता है, वहाँ पे बहुत बढ़िया डॉग्स हैं, वहाँ पे आप रख सकते हैं इनको। लेकिन अगर आप वो हैं जो आप गर्म एरिया में रहते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आप क्लाइमेट ही देख लो। अगर आपके घर के आसपास का क्लाइमेट ऐसा है कि आप चाव चाव को नहीं रख सकते तो आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर डॉग को ले जाना ज़रूरी है ना एक्सरसाइज के लिए। आप घर पे क्या क्या करवा लोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो इशू आ सकता है। ग्रूमिंग आप कितना मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी नहीं है, बालों से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रख सकते हो। अगर है किसी को तो नहीं रखना चाहिए, बाद में बहुत इश्यूज़ होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा डॉग था जिसको एग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ थे और आपने वो रखा हुआ डॉग, तो आप इस डॉग को रख सकते हो, बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। बट अगर आपका इससे पहला डॉग कोई गोल्डन रिट्रीवर टाइप था, लैब्राडोर टाइप था, तो आप सोचो कि इस पर जंप कर लोगे तो थोड़ा सा आपको दोबारा सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा आपका। तो सेक्शन 9 है टिप्स फॉर न्यू पेट पेरेंट्स, डॉग ओनर्स। तो अगर आप कोई ऐसा चाव चाव अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एडल्ट है, तो आपने उसको टाइम देना है, सीधा उसके अंदर नहीं घुस जाना, उससे डिस्टेंस रखना है, उसको टाइम देना है कि आपको समझे, आप टाइम दो कि वो समझे। कोशिश करना है कि उनके पास्ट के बारे में आपको डिटेल पड़ जाए। जैसे आप किसी सेंटर से भी ले रहे हैं तो आपको पता हो कि वो डॉग काटता है कि नहीं काटता है। इनकेस काटता है, ऐसा नहीं है कि
आप कोई एग्रेसिव डॉग घर पे लेकर आते हो तो आपको भी काटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड बनाने वाली बात होती है ना कि आप कितने टाइम में बॉन्ड बनाते हो। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके सेल्फी खिंचाना शुरू कर देगा एडल्ट, तो ऐसा नहीं होने वाला, तो टाइम दो उसको। तो अगर किसी शेल्टर में आने का रीज़न ही उसका अग्रेशन था तो आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेनी चाहिए, देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग के 2-3 महीने डॉग अलग होता है और आपके साथ रह के जब कंफर्टेबल हो जाता है ना तो डॉग का नेचर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको वक्त के साथ ही देखने को मिलता है। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखना, तो आप स्लोली एक एडल्ट डॉग के साथ अपना बॉन्ड बनाएंगे। सोशलाइजिंग जब आप शुरू करते हैं ना एक एडल्ट डॉग की, तो टाइम से करना, ग्रेजुअली करना, धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाना। पहले आप उसको किसी स्ट्रेंजर के साथ वॉक पे लेके जाना, फिर धीरे धीरे उससे मिलवाना, उसके हाथ से खाने दिलवाना, कुछ भी ट्रीट वगैरह ना, तो धीरे धीरे करना, आपने एकदम से जल्दी जल्दी नहीं करना। और अगर उसने जल्दी जल्दी सीख भी लिया ना तो आप भरोसा मत करना, आप बस दिमाग में लेके चलो कि टाइम लगेगा तो लगेगा, ज़्यादा फ्रीडम आप उसको देना मत, कहीं काट ले वो फिर। तो इनको ना मेंटल स्टिमुलेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रेनिंग से पहले। देखो अगर डॉगी ना मेंटली थोड़ा ऑक्यूपाई रहता है ना, जैसे कि वो बाहर किसी को देख रहा है तो मेंटली ऑक्यूपाई है, वॉक पे जाता है तो लोगों को देखता है, मेंटली ऑक्यूपाई है, कुछ पजल वाले टॉयज़ के साथ खेल रहा है तो वो ऑक्यूपाई है, ट्रेनिंग कर रहा है तो ऑक्यूपाई है। जब डॉगी कोई मेंटली ऑक्यूपाई नहीं होता ना तो ही उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। तो आप उस चीज़ का पहले तो रूल आउट कर देना कि आपने उसको मेंटली बहुत ऑक्यूपाई रखा हुआ है। तो एडल्ट चाव चाव जो है उसके साथ आपको फिक्स टाइमिंग रखना बहुत ज़रूरी है, वॉक का रूटीन होना चाहिए, खाने का रूटीन होना चाहिए। उसके बाद आपको उसका जो नेचर है ना वो और अच्छे से खिलता हुआ दिखेगा, किस तरीके से वो अच्छे से निकलेगा बाहर, उसका जो नेचर होगा वो टाइम फिक्स अगर आप रखते हैं तो होता है। तो आप ट्रेनर कैसे चूज़ करेंगे, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनर की ज़रूरत है तो आप पहले ट्रेनर का ना बैकग्राउंड देख लेंगे कि उसने लार्ज ब्रीड के साथ ट्रेनिंग दी है। अगर किसी ट्रेनर ने रॉटवाइलर के साथ ट्रेनिंग दी है या किसी बुल मैस्टिफ के साथ दी है या उसने पहले रखे थे घर पे, तो ना उस ट्रेनर को आइडिया होगा कि चाव चाव कैसे होते हैं, तो उस ट्रेनर से ही आप ट्रेनिंग करवाएंगे। और अगर वो बोले कि मैंने इसको ट्रेनिंग दी है उसको ट्रेनिंग दी, पहले आप फोटो वोटो देख लेना, कुछ वीडियो वगैरह देख लेना कि उसने ट्रेनिंग दी भी है कि ऐसी वो झूठ बोलने में लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, जो थोड़े यंग ट्रेनर्स होते हैं ना 20-25 साल के, उनको ना अपना रिपोर्ट कार्ड बनानी होती है कि मैंने इस डॉग को ट्रेनिंग दी है, उस डॉग को ट्रेनिंग दी है। तो ना किसी भी डॉग को ट्रेनिंग के लिए वो हाँ बोल देते हैं और अपने आप को रिस्क भी लेते हैं। वो खाली ऐसा नहीं होता कि पैसों के लिए कर रहे हैं, वो उनको भी एक रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए होती है कि हाँ यार मैंने इस डॉग को भी कर रखा है, इसके बाद फोटो क्लिक करवानी है उसके। तो वैसा ट्रेनर भी आप रख सकते हैं, बस थोड़ी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो एक्सपेरिमेंट करना भी ज़रूरी होता है, ऐसे हम ये नहीं कहीं से बुक से ट्रेनिंग मेथड उठा के नहीं लगा सकते आपके डॉग के ऊपर ना, क्योंकि इन्वायरमेंट अलग होती है, सोसाइटी अलग होती है, कहाँ पे रह रहा है वो अलग होता है। तो एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ते हैं, बट वो ट्रेनर जो हो इतना वेल अवेयर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कहीं वो चीज़ें और ख़राब कर दे। तो ये काफ़ी सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है चाव चाव के बारे में। मैं भी थक गया हूँ, अभी मैं भी ब्रेक लेता हूँ। तो चाव चाव बहुत यूनिक होते हैं, एक छोटा शेर टाइप का होता है, ठीक है। इनकी हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, ये लॉयल बहुत होते हैं, इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी इनमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हैं। बट देखो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई भी डॉगी ऐसा रख रखा है जिसके टेम्परमेंट इश्यूज़ हैं तो आप चाव चाव कर रख सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं तो यही उस साइड पे आपको हमेशा वीडियो में सजेशंस दूंगा कि आप अवॉइड कर सकते हो इन सब डॉग्स को तो कर दो, पर अगर आपको रखना ही है तो आप रख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने रखे भी हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं मेरे पास कि चाव चाव के पेट पेरेंट्स जो बहुत खुश हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे पास कि वो ना खुश नहीं है। उन्होंने अब रख तो लिया है, अब वो डॉग का कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी क्या होता है कि गेस्ट आते हैं तो उसको कमरे के अंदर बंद करना पड़ता है या गार्डन पे छोड़ देना पड़ता है, टेरेस में रख देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसलिए ना आपको अपनी लाइफ इतनी एडवेंचरस क्यों बनानी है जब आपका दूसरा ऑप्शन है। तो चाहो आपको रखना है रख लो, बट आपको उसके रिस्क जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है ना चाहो आपका अग्रेसिव हो गया है या हो रहा है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैंने जो आपको इसमें कुछ मेथड्स आपको बताए हैं, मेंटली आपने ऑक्यूपाई रखना है उनको, वॉक रेगुलर रखनी है। कुछ साल पहले की आपको बात बताता हूँ, जब मैं रेगुलर ट्रेनिंग देता था तो मेरे पास कुछ ऐसे डॉग्स भी आते थे जो कि ब्लाइंड होते थे, पार्शली ब्लाइंड होते थे, एक आंख से दिख रहा है एक आंख से नहीं दिख रहा है। तो ये डॉग्स ना बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि डर के मारे ना अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जो भी मेरा एक बेसिक रूल होता था ना किसी भी अग्रेसिव डॉग को ट्रेनिंग देने का, मैं हमेशा स्टार्ट करता था ना 1 महीना मैं डॉग के साथ कुछ नहीं करता था, वॉक पे लेके जाता था उसको। मैं 1 महीना वॉक पे लेके जाता था और मैं कुछ करता भी नहीं था, वॉक पे लेके जाता था। पर ना पेट पेरेंट्स को, लोगों को ऐसा लगता था मैंने पता नहीं क्या जादू की चीज़ उस पर कर दी है, पर मैं करता कुछ नहीं था, मैं वॉक पे लेके जाता था। तो वॉक पे ले जाने से ना आपकी 80-90% डॉग के बिहेवियरल इश्यूज सही हो जाते हैं। आपने उसको एक्सरसाइज देनी है, प्लस एज अ डॉग ट्रेनर, एज अ पेट पेरेंट आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। आपका बॉन्ड अच्छा है ना तो आपकी डॉग सुनेगा। अगर आपका और आपके डॉग का बॉन्ड अच्छा है, आपको पहचानता है वो, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। वो देखो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आपका डॉग जो है वो एहसान फरामोश निकले। ज़्यादा डॉग आपको समझते हैं, आपको नहीं चाहेंगे परेशान करें, इसलिए तो देखो ना
आपने एक ऐसा डॉग रखा है, एक ऐसा जानवर रखा है जिसको आप खाना दे रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है और आप उसकी देखभाल भी कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत सालों, हज़ारों सालों में डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आप ही पहले बंदे हो, आपसे पहले भी लोगों ने डॉग्स रखे हैं, वो भी ये करते हैं कि मतलब उस टेक्निकली आपको उस डॉग से कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में, तो आप उसके लिए कर रहे हैं। तो ये बात ना बहुत सारे डॉग समझते हैं कि मेरे जो पेट पेरेंट है मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मैं इनके साथ ओके रहता हूँ। पर जो कुछ डॉग्स होते हैं ना, आप जब उनको बाउंड्रीज नहीं देते हो, सीधा जो मन है करने देते हो, तो बिगड़े हुए बच्चों की तरह नहीं हो जाते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं माँ बाप के, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को आईपैड चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जिद करते हैं। तो ये भी जिद करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप बाउंड्रीज रखते हो, इनके क्यूट लुक्स में नहीं जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।